इसके पहले हम बोले थे कि आप लोग थोड़ा सा मुझे आलोचना के बारे में बताइएगा। द्विवेदी युगीन आलोचना, छायावादी युगीन आलोचना, इन सब के बारे में पढ़ के आइएगा। आप लोग कुछ पढ़े हैं उसके बारे में? सर मैम मैं पिछला क्लास नहीं कर पाई थी, इसलिए मुझे पिछला नहीं नहीं पता किए? क्योंकि मेरा नेटवर्क बहुत वीक था मैम। अच्छा ठीक है, पिछला नहीं किए तो कम से कम उसके पहले का क्लास की होंगे ना? हेलो मैम अभी तो नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है तो ठीक से कम से कम इतना सुनाई नहीं देता है। हम तो हमेशा डालते हैं, लिंक डाल देते हैं यूट्यूब का, कि आप लोग फिर से उसको कई बार रिपीट करके देख सकते हैं। आप लोग कम से कम क्वेश्चन का जवाब देना सीखिए कि क्या कुछ कुछ पूछा जाए तो कम से कम कुछ तो आंसर दीजिए। आप लोग बहानेबाजी क्यों करते हैं? हेलो सुशीला कुमारी, हेलो। यस मैम। हाँ, कह रहे थे कि भारतेंदु युगीन कुछ आलोचकों का नाम बताइए, तो कुछ याद है या फिर द्विवेदी युगीन ही बताइए, चाहे छोड़िए, ऐसे पूरे युग के 2-3 आलोचकों का नाम बताइए समूचे युग में। समूचे युग में बताइए, पूरे आलोचना क्षेत्र में बताइए, हिंदी के 2-3 आलोचकों का नाम बताइए। हम किसी काल विशेष में बांध नहीं रहे हैं, ऐसे ही बताइए तो। मैम पहले हजारी प्रसाद। हाँ ठीक है, बोलिए। हेलो और हेलो। मैम आचार्य रामचंद्र। हाँ ठीक है, मैम दूसरे आचार्य रामचंद्र ठीक है, ठीक है। और एक जो है भारतेंदु युग के जो है वो क्या हरिश्चंद्र है मैम। खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। यस मैम। आप बताएंगे रामचंद्र शुक्ल का कौन सा किताब सबसे अधिक प्रसिद्ध है? कौन सी किताब इनकी सबसे अधिक प्रसिद्ध है रामचंद्र शुक्ल की? सबसे अधिक प्रसिद्ध किताब इनकी रामचंद्र शुक्ल की, जो आप लोग टेक्स्ट बुक में पढ़े भी होंगे अक्सर। हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में जानते हैं? यस मैम। हिंदी साहित्य हिंदी हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल की सर्वश्रेष्ठ किताब है आलोचना की। उन्होंने इतिहास लिखा है हिंदी साहित्य का। ठीक है। हेलो। यस मैम। चलिए, आज हम आप लोग को एक बता रहे थे, नई समीक्षा के बारे में बताने वाले थे। सुनिएगा इसे थोड़ा। नई समीक्षा क्या है? और सबसे पहली बात की जो ये नई शब्द लगता है, किसी भी हिंदी में किसी भी विधा के आगे नई शब्द लगाने का प्रचलन हो गया है। नई कहानी, नई समीक्षा, नई कविता, ये सब नई नई से क्या तात्पर्य है? आप लोग को समझ में आता है नई से क्या तात्पर्य है? नया क्यों कहा जा रहा है इसको? क्या ये पुराने से कुछ अलग है क्या कि इसे नया कहा जा रहा है? नई समीक्षा क्यों कहा गया? नई कविता क्यों कहा गया? क्योंकि पुराने से कुछ मायनों में तो अलगाव है इसमें। पुराना जो कविता था वो एक संपूर्ण समाज पर केंद्रित होता था, एक तरह से मानिए। लेकिन जब नया आया युग, मशीनी युग आया, विज्ञान का युग आया, तो उसमें तर्क और अस्तित्ववाद की प्रधानता हो गई, व्यक्ति के अपने निजी अहम की प्रधानता हो गई। और इसलिए उस तरह के कविता का, उस तरह के समीक्षा का, उस तरह की कहानियों का सबका ढांचा परिवर्तित हो गया। अब उसमें अस्तित्ववाद और व्यक्तिवाद का ज्यादा प्राबल्य हो गया, जिसके चलते वो कविताएं और वो समीक्षाएं, वो कहानियां एक नई टेक्निक में आ गई। इसलिए इसे नई समीक्षा, नई कहानी, नई कविता का नाम दिया गया। नई समीक्षा यदि हम माने तो ये विदेश पश्चिम जगत से आया है। पश्चिम में एक वाद चला, अस्तित्ववाद। किरकेगार्ड इसके जनक थे। इन्होंने अस्तित्ववाद का जन्म दिया और कहा कि इन्होंने मानव अस्मिता को मुख्य बनाया।
व्यक्ति की अस्मिता सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसी को केंद्र बना करके इन्होंने अस्तित्ववाद का प्रवर्तन किया। अस्तित्ववाद का अर्थ है मनुष्य का अपना अस्तित्व, समाज से भी अधिक बढ़ करके वो व्यक्ति को प्रधानता दे रहे हैं और इसलिए अस्तित्ववाद का जन्म हुआ। उसी तरह से इन्हीं की सोच पर एक अन्य दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद का विचार दिया संपूर्ण संसार के सामने। तो ये बातें जो है वो यूरोप से आई। यूरोप 20वीं शताब्दी में दो महायुद्धों की ज्वाला में जल रहा था। वो अपने आप को, उस अवस्था में मनुष्य अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था, बिल्कुल अकेला, अजनबी, असहाय और टूटा हुआ अनुभव कर रहा था। उसने ऐसे समय में शमशान को एक समूची संस्कृति को शमशान बनते हुए देखा था। मनुष्य ऐसे युग में जी रहा था कि वह एक समूची संस्कृति को ही शमशान बनते देखा था। अब हिरोशिमा और नागासाकी पर जब परमाणु बम गिरा तो वह एक समूची संस्कृति ही 1 मिनट में शमशान में तब्दील हो गई। तो मनुष्यता एक ऐसे युग में जी रही थी जबकि समूची की समूची संस्कृति ही शमशान में परिवर्तित होती जा रही थी। तो उस युग में आखिर कोई ना कोई मनुष्य सहारा ढूंढा। जब मनुष्य निस्सहाय हो जाता है तो कोई सहारा ढूंढता है। तो इस अवस्था में जब मनुष्य ने देखा कि मनुष्य तो पशु से भी गया गुजरा और नीच और हिंसक प्राणी है, तो उसने अनुभव किया कि मनुष्य के जीवन का आखिर उद्देश्य क्या है, और इसी को विचार को जब मथा गया तो अस्तित्ववाद का जन्म हुआ। किरकेगार्ड ने अस्तित्ववाद की स्थापना की। उन्होंने कहा कि मनुष्य के भी अस्तित्व का मोल है, उसका अस्तित्व व्यर्थ नहीं है। भले वह आज निराश है, हताश है, उदास है और अपनी अस्मिता को तलाश रहा है, लेकिन उसकी इसी उदासी में, उसी निरुद्देश्य जीवन में कोई न कोई महान उद्देश्य छिपा हुआ है और उसी को हमें उभारना है। इसी भाव को केंद्र बना करके यूरोप में अस्तित्ववाद का जन्म हुआ और इसी अस्तित्ववाद ने आगे आने वाली समूची साहित्य की विधा को प्रभावित किया, चाहे वो नई समीक्षा के रूप में हो, नई कहानी के रूप में हो, नई कविता के रूप में हो या कोई अन्य रूप में हो। इसके बाद से नयापन शुरू हो गया और वह नयापन व्यक्ति की अस्मिता को केंद्र बना करके रखा गया। अस्तित्ववाद यह कहता है कि जैसे एक तिनके का महत्व है, उसी तरह से मनुष्य के संपूर्ण प्रवृत्तियों का कोई ना कोई महत्व अवश्य है। यदि मनुष्य पशु से भी जघन्य बनता है तो उसके इस जघन्य अपराध में भी कोई ना कोई अस्तित्व होगा, कुछ ना कुछ बात होगी, अन्यथा मनुष्य पशु से भी जघन्य और नीच नहीं बनता। अस्तित्ववाद ने यह विचार दिया, उसने मनुष्य को उसकी संपूर्णता में स्वीकार किया, चाहे मनुष्य देवत्व को प्राप्त कर रहा हो या फिर दानत्व को प्राप्त कर रहा हो। उसने मनुष्य को संपूर्णता में स्वीकार किया और मनुष्य की हर परिस्थिति को उसने इस अस्तित्ववाद विचारधारा ने आका और उसको प्रतिष्ठित किया, समाज में महत्व दिया। समझ रहे आप लोग? हेलो? यस मैम। तो ये अस्तित्ववाद ये है। आखिर आप सोचिए कि एक तरह से समझिए कि मनुष्य कब पशु से भी नीच हो जाता है, कब हिंसक से हिंसक, पशु से भी भयंकर हिंसक हो जाता है, क्यों हो जाता है? वही मनुष्य जो देवत्व की चरम सीमा पर जाता है और वही मनुष्य, एक ही मनुष्य, उसकी प्रवृत्तियों का इतना अधःपतन होता है कि वह पशु से भी बर्बर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अस्तित्ववाद इसी की खोजबीन करना चाहता है। एक क्षण में समूची संस्कृति को समाप्त कर देने वाला मनुष्य ही है और एक क्षण में शमशान को भी संस्कृति में परिवर्तित कर देने वाला मनुष्य ही है। तो मनुष्य ही इन दो प्रवृत्तियों का, इन दो भावनाओं का शिकार क्यों है? अस्तित्ववाद के माध्यम से दार्शनिक या फिर लेखक या कवि जो भी हो, सब यही प्रमाणित करना चाहते हैं। इसी भावधारा को केंद्र बना करके नई समीक्षा, नई कविता, नई कहानी, इन सब का प्रस्फुटन हुआ।
नई समीक्षा, हम समीक्षा पर विचार कर रहे हैं, आलोचना के क्षेत्र में हम समीक्षा पर विचार कर रहे हैं। तो नई समीक्षा शब्द का प्रयोग सबसे पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, एस्पिन गार्न। इन्होंने नई समीक्षा नामक शीर्षक से एक शोध पत्र लिखा। यह शोध पत्र 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नई समीक्षा का प्रादुर्भाव करने का श्रेय इन्हीं प्रोफेसर एस्पिन गार्न को जाता है। इस शोध पत्र में इन्होंने कई तरह की समीक्षा पद्धतियों को अस्वीकार करते हुए बताया कि समीक्षा वस्तुतः एक वैयक्तिक प्रक्रिया है। समीक्षा कोई ये किताबी प्रक्रिया नहीं है, क्लासिकल नहीं है, रोमांटिक नहीं है, समाजशास्त्रीय नहीं है, जीवनी मूलक नहीं है, वो किसी भावधारा के बीच में बंधी हुई नहीं है। समीक्षा वस्तुतः एक वैयक्तिक प्रक्रिया है। उसका निर्माण व्यक्ति के निजत्व से होता है। इसकी व्याख्या की एस्पिन गार्न ने। इसके बाद टीएस स्पिन गार्न का नाम तो यह स्वीकार कर लिया गया, लेकिन एक थे टीएस इलियट। आप लोगों ने नाम सुना होगा टीएस इलियट। शायद पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ते हुए आप लोगों ने टीएस इलियट का नाम सुना होगा। टीएस इलियट ने लिखा द सेक्रेड वुड। मिडल्टन मरे ने लिखा द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टाइल, और आईएस रिचर्ड्स ने लिखा प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इन सारे पुस्तकों में और इन विचारकों के विचारों में इस नई समीक्षा शब्द का बीज छुपा हुआ है। ये सारे विचारक अपने पुस्तकों में नई समीक्षा की परिभाषा करते हैं, और रिचर्ड्स और इलियट दोनों इस बात पर बल देते हैं कि समीक्षा का ध्यान मुख्य रूप से कविता पर ही होना चाहिए, और वो कविता के विश्लेषण, व्याख्या और मूल्यांकन पर बल देते हैं। नई समीक्षा को पूर्णतः प्रतिष्ठित करने वाले विचारकों में रिचर्ड्स का नाम आता है, जिन्होंने नई समीक्षा की सही शुरुआत की। इस तरह से ये यूरोप के इतने जो सारे आलोचक हैं, उन्होंने नई समीक्षा प्रणाली की शुरुआत की और उसका परिभाषा दिया, उसका अर्थ बताया, और साहित्य में उसे कैसे लागू किया जाए इसके बारे में अपने अपने विचार दिए। रेमसन ने कहा था कि कविता के रूप रचना में शब्द विधान और अर्थ विधान दोनों का संश्लेष होता है। शब्द विधान बिंबात्मक होता है और अर्थ विधान विचारात्मक होता है। और एलन टेट ने कहा कि कविता का अस्तित्व अंतरंग संतुलन और बहिरंग संतुलन के बीच घटित होता है। संतुलन शब्द का अर्थ यह है कि मनुष्य अपने सामंजस्य के अर्थ में लिया गया है। मनुष्य जब बहिरंग, बाहर के वस्तुओं से, और अंतरंग यानी अपने अंदर की विचारों से जब सामंजस्य बैठा लेता है, तभी कविता का जन्म होता है। इस तरह से समीक्षा प्रणाली, एक नई तरह की समीक्षा प्रणाली की शुरुआत यूरोप के विचारकों ने की, जिसे नई समीक्षा नाम दिया गया। अब नई समीक्षा को विदेश में तो इन सब बातों से प्रमाणित किया गया। इसी को परिप्रेक्ष्य में रह करके संरचनावाद और शैली विज्ञान और ये सब, इन सब चीजों का प्रादुर्भाव हुआ। विसंगति, विडंबना, व्यर्थता बोध, इन सारे भावधाराओं का प्रस्फुटन इस नई समीक्षा को केंद्र बना करके हुआ। हिंदी में, ये तो हम यूरोप की बात की है, हिंदी में भी इस नई समीक्षा का प्रचलन हुआ, और इसको केंद्र बना करके बहुत सारे रचनाकारों ने नई समीक्षा से संबंधित अपनी पुस्तकों की रचना की। महत्वपूर्ण नए समीक्षकों में शामिल हैं अज्ञेय जी, गिरिजा कुमार माथुर, रघुवंश, लक्ष्मीकांत वर्मा, रामदरस मिश्र, विजयदेव नारायण शाही, जगदीश गुप्त, राम स्वरूप चतुर्वेदी, परमानंद श्रीवास्तव, मलयज, रमेश चंद्र शाह, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। ये सारे जो आलोचक हैं वह हिंदी में नई समीक्षा में के मुख्य आलोचक के रूप में जाने जाते हैं।
हम पहले ही आप लोग को बता चुके थे कि नई समीक्षा का उद्भव क्यों हुआ। नई समीक्षा का उद्भव 21वीं सदी के मानव के टूटे हुए मन से हुआ, और उसने उसके अंदर जो विसंगति थी, तनाव था, असहायता की भावना थी, एकाकीपन था, अजनबीपन था, इन सब को केंद्र में रख करके मनुष्य के अंदर जो जिस अस्तित्ववादी विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ, उसी को केंद्र बना करके नई समीक्षा का प्रस्फुटन हुआ। तो हम अज्ञे जी इसी विचारधारा के एक महत्वपूर्ण आलोचक हैं। इन्होंने मनोविज्ञान को केंद्र बनाकर उपन्यास भी लिखा, और समीक्षा का भी इन्होंने इसी मनोविज्ञान को केंद्र बनाकर ही प्रणयन किया। इनका सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है शेखर एक जीवनी। आप पढ़िएगा तो वो संपूर्णतया मनोवैज्ञानिक उपन्यास ही है। एक छोटे से बच्चे के मन की भावनाओं को परखते हुए जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया है, अज्ञे जी की लेखनी महारत हासिल की है मनोवैज्ञानिक चित्रण करने में। तो उनकी समीक्षा में भी इस बात की हम झलक देखते हैं। उनके महत्वपूर्ण समीक्षा ग्रंथ निबंध संग्रह हैं आत्मनेपद भवंती, अंतरा, आलवाल, अद्यतन, युग संधियों पर, धार और किनारे। ये सब इसमें इनकी श्रेष्ठतम रचना दृष्टि को इन सारे निबंध संग्रहों में हम देख सकते हैं। तो ये जो अज्ञेय जी है, वह तथ्य और सत्य और अनुभव की अद्वितीयता, यानी कि अनुभव करके जितना हम समझ सकते हैं उतना हम अन्य किसी चीज से नहीं समझ सकते, इसी बात को केंद्र करके उन्होंने इन सब निबंधों में अपने बात को रखा है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण आलोचक आते हैं गिरिजा कुमार माथुर। आप अभी बताइए तो नई समीक्षा के बारे में कुछ समझे, क्या है नई समीक्षा? जब तक समझेंगे नहीं हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बीच बीच में पूछते रहेंगे। आप हमें बताएं नई समीक्षा के बारे में आप क्या समझे, कोई भी विद्यार्थी। हेलो हेलो, कोई विद्यार्थी जवाब दे। सुशीला, पिंकी कुमारी, आलोक, आलोक, मेरी आवाज जा रही है? जी मैम, आवाज आ रही है। हाँ, तो आप बताएं अभी कि नई समीक्षा के संबंध में आप क्या समझे, कुछ समझ में आया? हाँ, क्या हुआ? आलोक, हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है मैम, हाँ, कोई तो बोल नहीं रहा है। आप ही बताइए नई समीक्षा के बारे में आप क्या समझे, हमें कुछ बताइए। बोलिए, नहीं बोलिएगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आप हमें बताएं, अभी तुरंत पढ़ाएं हम कि नई समीक्षा का सूत्रपात। अच्छा बताइए किसने किया था, अभी अभी तुरंत हम बताए हैं। यूरोप में नई समीक्षा शब्द का सूत्रपात किसने किया था? इलियट ने मैम। इलियट ने किया था। हम इलियट बताए हैं अभी। इलियट के पुस्तकों में तो इसका कुछ अंश मिला है ना, इसकी परिभाषाएं बाद में देखने को मिली, लेकिन शुरुआत किसने की थी? हेलो, हेलो, बताइए, अभी अभी का पढ़ाया हुआ आप लोग तुरंत भूल जा रहे हैं, घर पर जाकर के रिवाइज भी नहीं करते हैं। लगता है कि जो भी हम पढ़ाते हैं उसको घर पर जाकर के रिवाइज कोई नहीं करता है। हम तो यूट्यूब पे अपना वीडियो डाल देते हैं जो पढ़ाए हैं, तो कम से कम उसको सुना तो करिए।
अभी अभी का पढ़ाया हुआ तुरंत आप नहीं बता पा रहे हैं कि बताइए। नई समीक्षा भी मैंने बताया कि किसने की थी शुरुआत, और अभी आप लोग भूल गए। इस तरह से तो आगे नहीं बढ़ेंगे। प्रोफेसर एस्पिन गार्न ने किया था, बताया किसी ने नहीं बताया है अभी? हेलो, हेलो। यस मैम। चलिए हम आप लोग को आज यहीं पे छोड़ेंगे। आप लोग कोई किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे नहीं रहे हैं। आप लोग घर जाइए, दोहराइए, फिर अगले क्लास में अब हम आलोचना खत्म होने वाली है। अब हम अगले क्लास में पूछेंगे, अब पढ़ाएंगे नहीं। अब 1-2 क्लास में हम सिर्फ पूछने का काम करेंगे, इसके बाद हम कहानी पर चले जाएंगे। सीधे सीधे अब कहानी पढ़ाएंगे। अब आप लोग दोहरा कर लाइए, अब अगले क्लास में सिर्फ पूछेंगे। समूचा द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग और छायावाद युगीन, ये तीनों युग की आलोचना आप पढ़ के आइएगा, और हम अगले क्लास में इनसे ही सवाल करेंगे। आप लोग कोई भी कुछ भी रिपीट नहीं कर रहे हैं, घर पर जाकर कोई दोहरान नहीं कर रहे हैं। इन तीनों युग से पूछेंगे आप लोग से, और हम इसके बाद आंसर देने के बाद ही हम आगे कहानी की तरफ जाएंगे। अब हम यही भी छोड़ रहे हैं, नहीं पढ़ाएंगे आगे आप लोग को। हम काट रहे हैं।